दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के आज के अंक में केवल एक ही विषय है जिस पर कि हम विस्तार से बात कर सकते हैं, और वो विषय है ट्रंप का नया H-1 वीज़ा कानून। यानी कि अमेरिकी सरकार जो अपने देश में रोज़गार के लिए आने वाले विदेशियों के लिए जो एक तरह का वर्क परमिट जारी करती थी, H-1 वीज़ा को हम H-1 वीज़ा को वर्क परमिट भी कह सकते हैं। उस पर वो कोई 5-7 लाख रुपए की फ़ीस लेकर वो वीज़ा दे दिया करते थे। और शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हर दिन जो है मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज़ कोई ना कोई नया धमाका करते हैं, तो उन्होंने ये महा धमाका किया है। शुक्रवार की सुबह उन्होंने ये धमाका किया कि रविवार तक जो व्यक्ति अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगे, H-1 वीज़ा धारक यानी वर्क परमिट धारी जो वहाँ नौकरी की तलाश में वहाँ पहुँच रहे हैं, या नौकरी की तलाश में जिनको कंपनियों ने ऑफ़र किया है नौकरी, अगर वो रविवार तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको वहाँ अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही $1 लाख की फ़ीस अदायगी करनी पड़ेगी। यानी करीब 88 से 90 हज़ार रुपये जो लाख रुपए उनको अदा करना पड़ेंगे। और वो जो नए व्यक्ति जो जा रहे हैं, नए नौजवान जो नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको $1 लाख सालाना उसकी जो है वर्क परमिट की फ़ीस भी देना पड़ेगी। जबकि उसकी जो सालाना औसत आय है, जो H-1 वीज़ा पर जो नया जो कहना चाहिए फ्रेश जो एम्प्लॉय जाता है, उसकी एनुअल सैलरी जो है वो करीब $66,000 है। यानी जो साल में $66,000 कमाने के लिए अमेरिका में नौकरी नहीं, घर पे चाकरी भी करता है। इस बात को मत भूलिएगा आप। वो $66,000 कमाने के लिए जाएगा और $1 लाख वहाँ अदा करेगा, तो वो $44,000 कहाँ से जुटाएगा? ये बहुत मौजूदा सवाल है। और उसमें भी वो नौकरी अपनी नहीं करता, वो वहाँ के जो अमेरिकन एम्प्लॉइज़ हैं उनकी नौकरी भी करता है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियों में IT कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, उनमें जो वहाँ के अमेरिकन्स काम करते हैं वो काम करने के मामले में बेहद आलसी माने जाते हैं। तो जो भारतीय नौजवान, भारतीय टैलेंट जो है, जो IIM और IIT से निकल कर वहाँ पर पहुँचता है, जो क्रीम इसको कहते हैं, वो वहाँ पर जाकर जो है वो उस अमेरिकन की नौकरी भी करता है। और दूसरे जो मुल्कों के जो लोग हैं, जिनको अश्वेत भी कहा जाता है, वो भी काम करने के मामले में उतने ही जो है बचते हैं काम करने से, तो उनका काम भी वो करते हैं। उसके बाद घर आने के बाद वो बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े धोना, बर्तन धोना, रोटी बनाना, खाना ये सब काम भी करता है। माने नौकरी और चाकरी दोनों वो करते हैं। किस लिए? सिर्फ अमेरिकी डॉलर के लिए। इसलिए क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है वो $1 का मूल्य 88 रुपये है। तो अपने घर परिवार के जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए पैसा जुटाने के लिए वो जाता है और घर नौकरी चाकरी करता है, वो टैलेंट। अब अमेरिका ने, खासतौर ट्रंप ने जो नया दांव खेला है, वो जो है वो भारतीय टैलेंट ही नहीं, विदेश के और भी जो देश हैं अमेरिका से इतर, उन देशों के टैलेंट को भी अपने यहाँ आने से, नए टैलेंट को आने से रोकेगा। जबकि ट्रंप ने ये बाद में उनके अफसरों ने ये क्लियर कर दिया कि जो पुराने H-1 वीज़ाधारी हैं उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो H-1 वीज़ाधारी जो होता है, वो जिसको भी कंपनी बुलाती है उसी को मिलता है। यानी कि जो 5-7 लाख रुपए का जो
वर्क परमिट मिलता था वो कंपनी चुकाती थी, आईटी कंपनी हो या दूसरी जो भी कंपनी हो जहाँ पर वो जॉब कर रहा हो। लेकिन अब वो जो है उस कंपनी को अगर किसी को हायर करना है अमेरिका में नौकरी के लिए किसी भी देश से, भारत सहित, तो उसको $88 लाख न सिर्फ वर्क परमिट के लिए जुटाना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे, बल्कि हर साल $1 लाख से उसका रिन्यूअल भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने एक बात तय कर ली है कि जो उनके पास में जो बहुत हाईली टैलेंटेड और जो बहुत ही योग्य प्रशिक्षित जो टैलेंट है, चाहे वो इंडिया का हो या किसी और भी देश का हो, उसको तो वो बनाए रखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो उनको भी बाहर करने का रास्ता अगर दिखाएंगे तो अमेरिका का जो जिस आईटी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी पर जो है अमेरिका पूरी दुनिया पे गुरूर करता है, वो 2 मिनट में धरा का धरा रह जाएगा। और फिर वो एक शेर जो है किसी शायर ने कहा है कि इस जहां में मेरी तबाही का बस इतना सा है सबब, मुझे तो लूटा है खुद मेरी ज़िद्दों ने। ट्रंप का जो दूसरे कार्यकाल का जो फैसले हैं वो कुछ इसी तरह के होते जा रहे हैं। वो टैरिफ से शुरू हुए थे, यानी कि व्यापार से, सामान के लेन देन से, अब वो सेवाओं तक आ गया है, सर्विस सेक्टर में भी घुस गया है। अब इससे निश्चित रूप से भारत की जो लब्ध प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है, इन्फोसिस, विप्रो और टाटा, टीसीएस, ऐसी कंपनियों पर जो कि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं आईटी की जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती हैं, और वो काम सुविधाजनक तरीके से हो जाए तो वो अपने खर्चे पर कुछ एम्प्लॉइज़ को, जो उनके बहुत योग्य एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको वहाँ भेज देती है। जबकि अमेरिका को ये लगता है कि ये जो मझोले टाइप के जो कुशलता वाले लोग हैं उनको ये भेजा जा रहा है, और उससे अमेरिकी युवाओं की नौकरी जो है उनको अवसर खत्म हो रहा है। उनके वाणिज्य सचिव लूटनिक हैं, जो उनको जो उसको अमेरिका वो किसको लूटने की फिराक में है, वो अमेरिका को लुटवाने की फिराक में है कि ट्रंप को लुटवाने की फिराक में है, ये समझ में नहीं आता है। और आगे समझ में आएगा किससे कि दूसरों की लुटिया डुबाने के चक्कर में अमेरिका ने अपनी खुद की कितनी लुटिया डुबाई, ट्रंप ने कितनी अपनी लुटिया डुबाई, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस फैसले से, और इतना आपाधापी में फैसला लिया, यानी ये स्थिति हुई कि जो व्यक्ति अमेरिका, जो नौजवान जो है अमेरिका में जाने के लिए प्लेन में सवार हो गया था, उसको पता है कि वो 21 सितंबर को सुबह 9:30 बजे तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने अपने टिकट कैंसिल, उन्होंने सामान उतरवाना शुरू कर दिया और वो लौट गए। उन्होंने कहा हम कहाँ से देंगे, जब हमें $66,000 मिलना है साल भर में, साल का पैकेज हमारा $66,000 का है, और $1 लाख का वर्क परमिट का हमें रिन्यूअल कराना पड़ेगा हर बार, तो वो कंपनी थोड़ी देगी इतना, तो कैसे होगा। और कंपनी भी कैसे अफोर्ड कर पाएगी, कोई कंपनी जो किसी को $66,000 के सालाना पैकेज पर रख रही है, उसके लिए वो $1 लाख हर साल कैसे देगी, ये सोचने वाली बात है। तो अब इससे भारत सहित दूसरे देशों का जो टैलेंट, जो अमेरिका को प्रौद्योगिकी और आईटी सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बनाए हुए था, वो तो प्रभावित होगा ही। लेकिन अमेरिका खुद भी इस बात के दुष्प्रभाव से भी अनजान लगता है शायद, या वो AFPI जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एजेंडे के तहत जो है ये सब कुछ करने को मजबूर है। अब देखना ये कि वो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वहाँ काम कर रही कंपनियाँ हैं, वो उन अमेरिकन युवा बेरोजगारों को कैसे ट्रेन कर पाती, कितना ट्रेन कर पाती, उनसे उतना काम ले सकती हैं जितना कि एक भारतीय अपना घर वतन सब छोड़ के जो है वहाँ अमेरिका की GDP बढ़ाने के लिए लगा रहता है। तो एक बात ये कई बार क्या होता, आपदा में अवसर भी छुपे हुए होते हैं। कांग्रेस भले ही इसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में
मोदी और ट्रंप की दोस्ती से जोड़ के उन पर कटाक्ष कर रही है। पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी तक पीएम मोदी को सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित करने पे तुल गए हैं। ये सब बातें बहुत हल्की किस्म की, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के हित की बात आती है, राष्ट्र के नौजवान की बात आती है, तो सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आप उस समय उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात तो सबको पता है कि जब कोई देश दो देशों के प्रमुख होते हैं, उनके बीच में दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, लेकिन वो शोले फिल्म के जय वीरू वाली जोड़ी थोड़ी होती है कि एक दूसरे के लिए वो एक ही सिक्के पे हेड और टेल एक ही रहता है और वो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक पार्ट होते हैं और इस बात को कांग्रेस बखूबी जानती है, क्योंकि उसने 60 साल राज किया है। लेकिन राहुल गांधी को शायद पता नहीं है कि उनकी दादी ने, उनके पिता ने, उनकी दादी के पिता ने किस या कहें कि उनके पिता के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से काम किया है डिप्लोमेसी के उसमें, उसका उनको भी अंदाज़ा नहीं है। और इसके इस तरह से डिप्लोमेटिक फैसले जब दो देशों के बीच में होते हैं, उसमें जो एक अंदरूनी दलगत राजनीति को कितना घुसेड़ना चाहिए, कितना नहीं घुसेड़ना चाहिए, ये भी उनको सोचते हैं कि मतलब जो है माने सोचने को विवश करता है, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं। अब उनके लिए क्या शब्द बोले जाए। अब लेकिन मैंने कहा ना कि आपदा में अवसर छुपे रहते हैं। अब भारत सरकार और मोदी सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो भारत का IIT और IIM से निकला हुआ टैलेंट, जिसको क्रीम कहते हैं, जो भारत सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार होता है, वो सेवाएं जो है वो अमेरिका को देता है, GDP अमेरिका की बढ़ाता है। तो उस चीज़ को जितने जल्दी भारत सरकार और मोदी सरकार समझ जाएगा कि हम इस टैलेंट को अपने ही देश में किस तरह सहेज सकें, और जिस तरह के ल्यूक्रेटिव पैकेजेस उनको अमेरिका में मिल रहे थे या मिल रहे हैं, वो जो है वो भारत में ही उनके लिए मौके उपलब्ध कराए जाएं। उसके लिए भारत सरकार को कोई कानूनी संशोधन करना पड़ेगा, या उनके लिए सुपर टैलेंट के लिए कोई अलग कैटेगरी बना के कैटेगरी में रख के एक सुपर सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए। हालांकि भारत में जिस तरह से नौकरशाह अफसरशाहों को बोलबाला है, उसके रहते हुए मुमकिन नहीं लगता कि कोई भारतीय राजनेता इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा पाएगा कि कोई टेक्नोक्रेट जो है या IIM का ग्रेजुएट जो है वो किसी IAS अफसर से या उससे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से ज़्यादा सैलरी के पैकेज पे काम करे। बहुत मुश्किल डगर है और मोदी के लिए इम्तहान की बड़ी घड़ी है। मोदी इस चीज़ को कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितने हल्केपन से लेते हैं। कांग्रेस तो इसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए उसको तो मोदी पर वार करने का मौका मिल गया है, और वो मोदी की दोस्ती को जय और वीरू टाइप दोस्ती बताकर उस पर तंज कसने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ट्रंप के बारे में यही कहें कि वो उनको बहुत सबसे बड़ी चीज़ जो अखरी, जब उनके दूसरे दौर का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने मोदी को आमंत्रित किया था। ये बात अंदर की बहुत कम लोग जानते कि उनको आमंत्रित किया था कि वो भी आकर वहाँ पर अमेरिका की यात्रा करें और उससे जो वहाँ रह रहे भारतवंशी हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करें। तो मोदी के जाए बगैर ही जिस भारतवंशी समाज ने ट्रंप को सपोर्ट किया, ट्रंप आज उन्हीं के लिए, उन्हीं के जॉब के लिए, उन्हीं के करियर के लिए, उन्हीं के भविष्य के लिए खतरा बन बैठे हैं। खैर, जिसमें टैलेंट है वो किसी भी देश में रहे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि अमेरिका में जॉब करने वाले कई भारतीय और दूसरे देश के लोगों ने अपने दूसरे देशों में
नौकरियों के अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार ने अभी तक देर की है कि एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करके रखने की, वो अभी तक वो अवसर आया नहीं है, कोई घोषणा नहीं की है इस तरह की कि अगर ये टैलेंट वापस आता है। वो बल्कि भारत को तो ये चाहिए कि बोले कि सारे जितने भारतीय क्रीम है, टैलेंट है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, वो आ जाए भारत में। हम उसके लिए उतने पैकेज में जहाँ वो काम कर रहा है उसके हिसाब से जो है यहाँ हम जॉब देंगे और टेक्नोलॉजी में भारत को सिरमौर बनाने का जिम्मा वो उठाएं, और वो उठाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और कांग्रेस जो अपेक्षा कर रही है मोदी से, मोदी को कमज़ोर बोल रही है, तो अभी मोदी को साबित करना है कि वो कमज़ोर नहीं है, शक्तिशाली है। तो अब गेंद ट्रंप को जो जितने पत्ते खेलना थे वो खेल चुके हैं, और उनके जो पत्ते हैं वो दूसरे देशों को लिए तो घातक है ही, खुद अमेरिका के लिए भी बहुत आत्मघाती कदम आगे चल के साबित होने वाले हैं। तो ट्रंप के पत्ते चल चुके हैं, अब गेंद मोदी के पाले में है। भारत के अगर टैलेंट को सहेजने, संवारने और भारत में ही उनको करने के लिए, क्योंकि भारत में आप देखिए एक बात, मानव संसाधन की कमी नहीं है। भारत में जो एक आदमी जो एक अच्छी खासी सैलरी पे जॉब करता है, 1-2 लाख रुपए महीने की, वो 10-20-25 हज़ार रुपये के नौकर चाकर भी घर में रखता है काम के लिए। लेकिन अमेरिका में वो $1 लाख के पैकेज वाला व्यक्ति भी जो है, $1 करोड़ के पैकेज वाला व्यक्ति भी जो है, युवक है, वहाँ जॉब करते हुए किसी नौकर को रखने की हिम्मत नहीं कर पाता। जो भारत से जो टैलेंट वहाँ काम कर रहा है, जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे को जो पैदाइश से लेके उसको 2-2.5 साल 3 साल तक, जब तक कि वो क्रैश या वो प्ले स्कूल में नहीं जानने लायक होते हैं, तब तक बारी बारी से 6-6 महीने जो है, जो लड़के और दामाद के जो माँ बाप जो है, जो यात्रा करते हैं अमेरिका की, बड़े गर्व से बताते हैं हम गए थे, वो दरअसल चाकरी करने जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो परिचारिकाएँ होती हैं जो बच्चों को संभालने वाली, उनकी सैलरी ज़्यादा महंगी पड़ती है बजाय कोई भारत से उनके माता पिता, चाहे लड़की के माता पिता हों चाहे लड़के के माता पिता हों, वो वहाँ रुक के उस बच्चे की देखभाल करें। क्योंकि वो तो जो है दोनों लोगों को जॉब करना पड़ता है, वो जाते हैं। कोई लड़का जाता है तो लड़की जॉब वाली ढूंढता है, लड़की अगर जाती है तो जॉब वाला लड़का ढूंढती है। दोनों की सैलरी मिलके घर का खर्चा किसी तरह चलता है। क्योंकि अमेरिका का अगर डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले बहुत मूल्यवान है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें उस हिसाब से महंगी भी हैं। और इस चीज़ को जो भारतीय नौजवान इस लालच में, डॉलर के लालच में जो वहाँ पर जाकर चले जाते हैं, अगर उनको क्यों अपने आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान का भी सोचना चाहिए और देश का भी सोचना चाहिए। मैं तो कई बार ऐसे IIT पास आउट लड़कों से बात कर चुका हूँ जो कहते कि इंडिया में कुछ नहीं रखा है, इंडियन टैलेंट की कदर नहीं रखी, यहाँ तो रिजर्वेशन के कारण हमें मौका ही नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह 10 तरह की चीज़ें कहते हैं। लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी की, न सिर्फ सरकारी के सेक्टर, क्योंकि आरक्षण तो केवल सरकारी सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बहुत अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं और यहाँ की जो टॉप IT कंपनीज़ हैं उनको आप यहाँ जॉब ऑफर करते हैं, तो उन वो कंपनियाँ भी जो है अमेरिका को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10 गुना दाम बढ़ा के वो अपने फ़ायदा अपने कर्मचारियों को दे सकती हैं। बहुत सारे विकल्प हैं, उसका विदेश मंत्रालय से लेके जो सारे वाणिज्य मंत्रालय, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक तरफ टैरिफ 50% कर दिया, फिर 25% करने के लिए कैंडी ब्रिज को न भेजा, उनके साथ में डायलॉग हुई, ऐसा लगा 25% का टैरिफ कम हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर जो है, और ये लगता है कि पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं देश के, वो अमेरिका जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही जो बम फूट जाता है। जाहिर है मतलब कि ट्रंप जो है वो, उनको खुद समझ नहीं पड़ रहा है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं।
प्रभु ईसा मसीह ने एक बार कहा था, जब उनको सूली पर लटकाने वाले लोगों ने के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा इनको माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बात ट्रंप के साथ भी लागू होती कि ट्रंप को माफ़ कर दीजिए क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीयों के वे बाकी विदेश के नौजवान किस तरह से अमेरिका में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं वो उनकी बात है। लेकिन मैं भारत के हिसाब से कहूँगा कि भारतीय नौजवान जो कि भारत सरकार के पैसे पर अपने टैलेंट के दम पर IIT IIM जैसी जगहों पर शिक्षा पाकर एक अच्छे सुनहरे भारत को गढ़ने की कोशिश करें, बजाय वो अमेरिका में डॉलर के मोह में नौकरी के साथ में वो चाकरी, यानी नौकर दफ्तर में भी नौकर और घर में भी नौकर वाला काम करने की के उससे होने वाली फजीहत से अपने आप को बचाएं और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भारत को ही सुदृढ़ करें। और भारत सरकार भी ऐसी नीति बनाए और इस मामले में कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश वैसे ही बहुत बेरोज़गारी से विश्व के अन्य देशों की तरह ये भी बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रही हैं। IT कंपनियां भी छटनी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इन कारणों को भी खोजना पड़ेगा और बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करके भारत में IT सेक्टर को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए क्या पैकेजेस दिए जाएं और भारतीय कंपनियां अमेरिका के साथ में औने पौने दामों में सॉफ्टवेयर बेचने की या सॉफ्टवेयर बनाने की प्रवृत्ति को भी टालकर, जिस तरह ट्रंप ने अगर उन्हें 10 और 20 गुना आपने वर्क परमिट जो H1B वीज़ा जो शुल्क लगाया है और एनुअल भी कर दिया है उसको, तो वो भी इस तरह सॉफ्टवेयर की कीमत वसूलें कि हम भारत से भेजेंगे तो आपको इतने कीमत पे खरीदना तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो मत खरीदिए। और दूसरे अवसर भी हैं, दूसरे देश भी हैं जो कि भारत को टेक्नोलॉजी में बढ़ते हुए देख रहे हैं। अभी बेशक अमेरिका सिरमौर है, चाइना नंबर 2 पर है, लेकिन तीसरे नंबर का पर तो आने की स्थिति भारत बहुत जल्द बना सकता है, अगर ये इंडिया अमेरिका का जो टैलेंट है ना, जिसको ये छूट दी गई है कि नहीं, क्योंकि उसके अमेरिका को ज़रूरत है कि वो H1B परमिट जिनके पुराने हैं वर्क परमिट, उन पर ये नए नियम लागू नहीं होंगे। मैंने उनको तो वो रखना चाहती है और बाग बने एसेट को रखना चाहती है। और वो जो नए लड़के जो आ रहे हैं जिनमें वो भी टैलेंट से भरे हुए हैं और वो जितने जल्दी उनका ग्रास्पिंग है भारतीयों का, ये तो विश्व में सिद्ध हो चुका है कि भारतीय टैलेंट का जो ग्रास्पिंग पावर इतना तेज़ है कि वो जितनी तेज़ी से चीज़ों को पकड़ते हैं और समझते हैं उतना और देश के लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं जीवन जीने की। लेकिन भारत चूँकि बरसों से उसने गुलामी झेली, इसलिए वो अमेरिका में भी एक गुलाम की तरह काम करने को मजबूर हो जाता है। और अब ये स्थिति तो ऐसी हो गई है कि अगर कोई नया आदमी जाता है, ये किसी भी तरह जुगाड़ करके पहुंच जाता है वहाँ पर, जुगाड़ तो खैर नहीं होती है, लेकिन अगर वो पहुंच भी जाता है तो अगर वो दूसरी बार वापस आएगा तो उसको फिर वही वर्क परमिट पे $1 लाख बने 90 लाख रुपए देना पड़ेंगे। एक यानी कि किसी के परिजन की मृत्यु हो जाए, कोई आपदा आ जाए उस घर परिवार, तो वो अपने परिवार से मिल के नहीं आ सकता, यानी कि वो वहाँ जो रहेगा वो बंधुआ मजदूर वाली स्थिति में रहेगा। तो अब इससे कैसे किसको क्या मुक्ति पाना है, क्या करना है, ये फैसला तो उन्हीं नौजवानों को करना पड़ेगा जो कि अमेरिका में अब ट्रंप की नीतियों के चलते उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और बंधुआ मजदूरों की तरह होती जा रही है कि अगर आपने देश छोड़ा तो आगे आने का फिर आपको मौका नहीं है, क्योंकि नए नियमों के तहत तो नए लड़कों को अगर एक बार वो गए तो फिर उनके वापस लौटने के चांसेस नहीं रहेंगे। पुराने आ जा सकते हैं तो, लेकिन पुराने इसलिए आ जा सकते हैं क्योंकि पुरानों की अमेरिका को बहुत ज़रूरत है। लेकिन ट्रंप की इस नीति को सबसे पहले किसने आलोचना की? एलन मस्क ने, जो कि विश्व के सबसे बड़े कारोबारी माने जाते हैं, दुनिया का नंबर 1 अमीर
व्यक्ति माने जाते हैं, और जिन्होंने कि टेस्ला से लेके और सारा कितने क्षेत्रों में उनका योगदान है, और ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने में भी उनका योगदान बहुत बड़ा था। आज उनसे ट्रंप से इसीलिए मतभेद हुए हैं क्योंकि ट्रंप की नीतियां जो है वो ना अमेरिका के हित में है और ना विश्व के हित में है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं और देखते हैं कि अगले दिन ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि ट्रंप तो हर दिन कुछ नया करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं, कभी 2 कदम आगे चलते हैं, कभी 4 कदम पीछे हो जाते हैं, कभी 6 कदम आगे चलते हैं, फिर 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो उनका कोई भरोसा नहीं, वो साख खो चुके हैं। और जो नेता साख खो देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी देश का हो, वो एक बार उसने साख अगर अपनी खो दी तो फिर वो है जनता की निगाह में गिरा हुआ आदमी, नेता जो है फिर वो उठ नहीं सकता। इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ मैं अपने इस अंक को विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम अगले मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये ट्रंप की कोई नई एक हरकत होगी, या कहना चाहिए कि उनकी सनक या तुगलकी मिजाज का कोई चीज़ या कोई आत्मघाती फैसला होगा, तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी तो मुद्दों से भरा हुआ देश है, मुद्दों से भरी हुई दुनिया है, और ये चलता रहेगा सिलसिला। एक जागरूक पत्रकार के नाते, अब एक जागरूक श्रोताओं के और दर्शकों से मैं यही अपेक्षा के साथ में अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।